तो आज निकाह की अवधारणा पर एक पूरा लेसन तैयार किया जाए। तो सबसे पहले जब पर्सनल लॉ में निकाह की अवधारणा को देखने के लिए चलेंगे तो विवाह यानी मैरिज, तो इसे हिंदू विधि के अंतर्गत और मुस्लिम विधि के अंतर्गत देखा जा सकता है। आज हम इसको कवर करेंगे, मैरिज को मुस्लिम लॉ के अंतर्गत निकाह की अवधारणा क्या है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि मुस्लिम विधि में जब आप जाएंगे तो मुस्लिम विधि में जो संप्रदाय हैं सुन्नी और शिया, तो विवाह के बिंदु पर, मैरिज के बिंदु पर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इसलिए आवश्यक है कि ये देख लिया जाए कि सुन्नी और शिया विधि में जो संप्रदाय के अंतर्गत उप संप्रदाय हैं वो क्या हैं और उनके अनुसार विवाह के परिणाम किस प्रकार प्रभावित होंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं संप्रदाय। तो सुन्नी संप्रदाय और शिया संप्रदाय। तो सुन्नी और शिया मुख्यतः दो प्रमुख संप्रदाय हैं। कभी कभी उत्तराखंड की परीक्षाओं में एक और संप्रदाय का जिक्र आता है, मोता जिला जिसे कहते हैं। मुख्यतः दो ही प्रमुख स्कूल हैं, इसका अस्तित्व नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी कभी पूछा जाता है कि ये विचारधारा के बारे में, लुप्त प्राय विचारधारा है। इसके साथ एक क्वेश्चन अक्सर जुड़ा रहता है कि कौन सा वो विचारधारा है मुस्लिम विधि की जिसमें एक विवाह यानी मोनोगैमी को मान्यता दी गई है। मोनोगैमी, एक विवाह। तो जब आप फैजी की बुक देखेंगे तो वहाँ जिक्र किया गया है कि मोता जिला संप्रदाय में एक विवाह को मान्यता दी गई। तो ये रेयर हिस्सा है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है और मुख्यतः एक विवाह को मान्यता देता है। तो इसको एक सेपरेट कर लेते हैं। बाकी इसका पूरे निकाह की और अवधारणा में इस विचारधारा के संबंध में कोई भी जिक्र नहीं किया जाएगा। बाकी मुख्यतः फोकस किया जाएगा सुन्नी विधि पर और शिया विधि पर। सुन्नी विधि को पुनः तीन भागों में बांट लीजिए। सुन्नी विधि को पुनः तीन उप संप्रदाय यानी सब सेक्टर, ये सेक्टर सेक्ट है, अब ये हो जाएंगे सब सेक्ट हो जाएंगे, उप संप्रदाय। तो सुन्नी जो संप्रदाय से चार उप संप्रदाय में डिवाइड कर लीजिए। पहला हनफी, हनफी। दूसरा हनबली और तीसरा मलिकी। चौथा शफी या शफीय कहते हैं उसको। तो सुन्नी विचारधारा को जो है उसको मुख्यतः उसके चार आपको उप संप्रदाय दिखाई पड़ते हैं, हनफी, हनबली, मलिकी और शफी। ये इसलिए आवश्यक है कि इसी के आधार पर आप जान सकते हैं कि इनमें कौन विचारधाराएं आती है। तो हनफी, हनबली, मलिकी, शफी। और परीक्षा की दृष्टि से ये विचारधारा जहाँ लिखा है मलिकी, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर उत्तराखंडी परीक्षाओं में दिखाई पड़ता है कि मलिकी विचार उसने किस विचारधारा के ऊपर जो 1939 का मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन
एक्ट 1939 मुस्लिम महिला के लिए विवाह विच्छेद के जो आधार दिए गए हैं इस एक्ट में दिए गए हैं। तो ये प्रश्न अक्सर आता है कि ये जो अधिनियम है, जो एक्ट है, किस विचारधारा पर आधारित है। तो इसका एक सवाल का जवाब ये होता है कि मलकी विचारधारा पर मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट आधारित है। तो हनफी, हनबली, मलकी, शफी, उसी तरह से शिया में आप चल के देखेंगे तो आपको 3 ब्रांचेस दिखाई पड़ेंगी। इसको यहाँ से मिटा लेते हैं। शियत लॉ में सबसे पहले इथना अशारिया, नंबर 2 इस्माइली, जैदी। इथना अशारिया एक ही नाम है, इस्माइलिया और जैदी। ये शिया में आपको 3 उप संप्रदाय दिखाई पड़ते हैं। इनकी अपनी विशिष्टताएं हैं। इतना अशारिया स्कूल पे अक्सर एक सवाल ऑब्जेक्टिव प्रश्न में दिखाई पड़ता है कि एक मैरिज होती है मुता विवाह। मुता विवाह किस स्कूल के अंतर्गत मान्यता रखता है? मुता विवाह कहाँ पर प्रचलित है? तो इसका सीधा जवाब है कि मुता विवाह क्योंकि शिया विधि के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन इस पर कभी कभी माइंड करने पड़ जाते हैं कि अगर ऑप्शन में शिया विधि सुन्नी लिखा हुआ है, मोताजीरा लिखा हुआ है या नन ऑफ दिस लिखा हुआ है, तब तो चूंकि शिया के अंदर इतना शारिया आते हैं, उनकी सब ब्रांच है, तब आंसर शिया हो जाता है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली लिखा होता है ऑप्शन में कि इतना अशारिया लिखा हुआ है और लिखा हुआ है इसके साथ में जो ब्रांचेस हैं, तो इसका आंसर हमेशा इतना अशारिया होगा। क्योंकि शिया विधि के अंतर्गत 3 मुख्यतः इतना अशारिया, इस्माइलिया और जैदीस। तो इसमें मुता का जो विवाह का कंसेप्ट है वो केवल इतना अशारिया में ही शिया विधि के अंतर्गत मान्यता रखता है। और मुता विवाह एक ऐसा विवाह है जो कि इंजॉयमेंट के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, जो कि प्रसन्नता के लिए किया जाता है। और इसकी खासियत क्या है? ये केवल मुता विवाह इतना अशारिया में है। इसमें 2 ही पॉइंट होते हैं, एक अवधि ड्यूरेशन, दूसरा कंसिडरेशन यानी प्रतिफल यानी मेहर। इस जगह पर मेहर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि आप यहाँ पर कर सकते हैं कंसिडरेशन यानी कोई रकम। तो मुता विवाह में शियाओं के अंतर्गत एक शिया मुस्लिम जो कि इतना अशारिया से संबंध रखता है, वह मुता के माध्यम से विवाह कर सकता है। इसमें पत्नी की संख्याओं पर कोई भी रोक नहीं होती है। 1 से अधिक, 4 से अधिक पत्नियों से भी अधिक मुता किया जा सकता है। बस फर्क ये इसमें एक खासियत है कि जितने समय के लिए मुता किया गया है, 1 साल 2 साल, उसकी अवधि निश्चित होनी चाहिए। दूसरा, जो कंसिडरेशन उसके बदले में दिया जाना है वो आवश्यक होना चाहिए। फर्क ये है कि अगर अवधि निश्चित नहीं है तो वो जीवन पर्यंत मुता में परिवर्तित हो जाता है, किंतु अगर जहाँ पर रकम का उल्लेख नहीं किया है वहाँ मुता शून्य हो जाता है, वहाँ पर मुता की मान्यता नहीं होती है। और क्योंकि मुता विवाह को विद्यमान विवाह इसलिए कहा जा सकता है, जैसा कि फैजी ने भी अपनी किताब में लिखा है, क्योंकि इसकी संतानें जो उस पर उत्पन्न होती हैं वो धर्म लेजिटिमेट होती हैं, इसलिए ये वैश्यावृत्ति से भिन्न है और एक मान्य विवाह के रूप में इतना अशारिया में देखा जाता है।
सामान्यतः इसका प्रचलन दिखाई नहीं पड़ता है। अब मैरिज निकाह उसको विधि मान्यता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी, विधि मान्यता के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक मुस्लिम निकाह की इस अवधारणा जो है इसे देख रहे हैं, तब हम देखते हैं इसका प्रभाव क्या होगा। तो विधि मान्यता के आधार पर जो इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है वो विवाह क्या हो सकता है, जिसे कहते हैं बातिल, बातिल माने होता है शून्य या वाइड। क्योंकि जो लोग उत्तराखंड की परीक्षाएं वगैरह दें तो उसको ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ की परीक्षाओं में जो टर्मिनोलॉजी है, जो खास टेक्निकल वर्ड्स हैं, वो उन्हीं शब्दों में पूछे जाते हैं। उनके हिंदी या इंग्लिश शब्द आप ध्यान तो रखिए, लेकिन वास्तविक जो शब्द प्रयोग किए गए हैं मुस्लिम लॉ में उनको ध्यान रखना चाहिए। तो बातिल शब्द का प्रयोग किया गया। बातिल माने शून्य विवाह। फासिद, फासिद माने होता है अनियमित, अनियमित या इर्रेगुलर कहते हैं इसे, इर्रेगुलर। फासिद माने अनियमित या इर्रेगुलर कहते हैं। तीसरा जो विधिमान्य विवाह है, तीसरा जिसे विधिमान्य विवाह कहते हैं, उसे कहा जाता है सहीह या वैलिड, विधिमान्य। तो विधि मान्यता के आधार पर विवाह जो होगा मुस्लिम विधि के अंतर्गत या तो बातिल होगा या फासिद होगा या सही होगा। अब फिर देखिए, चूंकि हमने बताया था आपको कि ये सेक्टर्स में सब सेक्टर्स हैं, तो पुनः विधिमान्यता के बाद आप देखिए इसको पुनः फिर से फर्दर सब सेक्टर्स यानी जो उप संप्रदाय हैं, इनके आधार पर जो 3 विवाह थे जो आपने कैटेगरीज देखी थी, बातिल, फासिद और सही, इनको पुनः सब सेक्टर्स के आधार पर यानी सुन्नी विधि के अंतर्गत और शिया विधि के अंतर्गत पुनः 2 भागों में बांटा जा सकता है। सुन्नी विधि में वही कैटेगराइजेशन रहेगा, बातिल, फासिद और सही, बातिल, फासिद और सही। सुन्नी विधि के अंतर्गत जो विवाह, जो विद्यमान विवाह थे, 3 कैटेगरी थी, बातिल, फासिद और सही। इनको यहाँ तीनों फिर वैसे ही रख लेते हैं। बातिल माने शून्य, फासिद माने अनियमित, सही माने रेगुलर, ये तीनों हैं। किंतु शिया विधि के अंतर्गत ये जो फासिद की संकल्पना है इसको हटा देते हैं, ये नहीं है, और यहाँ पर प्रयोग करते हैं केवल बातिल होगा या सही होगा। तो शिया विधि के अंतर्गत जो विवाह दिखाई पड़ेगा आपको प्रभाव की दृष्टि से, वो क्या होगा, या तो बातिल शून्य होगा या सही होगा। और सुन्नी विधि के अंतर्गत जो विवाह होगा या तो बातिल होगा, फासिद होगा, सही होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और स्पष्ट कर लेते हैं, इसको देख लीजिए कि जो फासिद शब्द का प्रयोग किया जा रहा है किन अर्थों में किया गया है, क्योंकि आगे विवाह की शर्तों के साथ में विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक पड़ता है, तो उसको यहीं पर देख लेते हैं कि फासिद फासिद विवाह का तात्पर्य क्या है, फासिद विवाह का तात्पर्य क्या है, फासिद मैरिज है क्या। तो
तैयब साहब अपनी किताब में और विल्सन साहब किताब है एग्लो मोहम्मद ला, उसमें जिक्र करते हैं फासिद का जो लिटरल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है, फासिद का लिटरल मीनिंग है शुबहा यानी डाउट यानी भ्रम। इसका जो लिटरल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है शुबहा, शुबहा होना, भ्रम होना, संदेह होना, डाउट होना। उसका शाब्दिक अर्थ है, फैजी की भी आप बुक देखें या तैयब साहब की, स्पष्ट करते हैं कि फासिद जो विवाह है उसका विवाह की अवधारणा से पहले उस शब्द की व्युत्पत्ति देखें, उसका तो अर्थ स्पष्ट होता है शुभा माने डाउट, संदेह या भ्रम। ऐसा विवाह जिस पर कोई भूल का प्रभाव है, कोई संदेह का प्रभाव है, तो इस शब्दों में इसका अर्थ लेते हैं। दोबारा इसको देखते हैं कि जो फासिद विवाह है, ये आपको ध्यान रखना होगा शुरुआत से ही कि फासिद विवाह की जो मान्यता है वो केवल सुन्नी विधि में है। शिया विधि के अंतर्गत जो फासिद विवाह की कैटेगरी में भी जो बताएंगे आगे आएंगे, या तो ऐसे विवाह शून्य होंगे या सही होंगे। तो फासिद विवाह को केवल जो मान्यता मिलती है वो सुन्नी विधि के अंतर्गत मिलती है, और इस कैटेगरी में जो भी दूसरी ओर प्रभाव देखेंगे शिया विधि में, तो उन पर या तो दो ही तरह का प्रभाव दिखाई पड़ेगा, या तो शून्य हो जाएंगे या वो सही होंगे। शिया विधि में फासिद की अवधारणा का कहीं पर किसी भी तरीके से प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है और ना ही वो उसे मान्यता देते हैं। अब देखते हैं कि फासिद, तो जैसा कि शब्द से फासिद यानी विवाह में कोई अनियमितता, कोई रुकावट है जिसकी वजह से विवाह पूर्ण नहीं हो पा रहा है। अगर वो रुकावट दूर हो जाए तो विवाह विधिमान हो जाए। इसलिए वो नियमित नहीं है, अनियमित है। रेगुलर नाउ शब्द प्रयोग करके प्रयोग किया गया है, अनियमित है। ऐसी कुछ 5 1 2 3 4 और ये 5 एग्जाम्पल आपको दिखाई पड़ेंगे, ऐसे विवाह दिखाई पड़ेंगे जो फासिद की कैटेगरीज में आते हैं। नंबर 1, इन एब्सेंस ऑफ विटनेसेस, गवाहों की अनुपस्थिति, गवाहों की अनुपस्थिति में किया गया विवाह। गवाहों की रिक्वायरमेंट अगर है और वहाँ पर गवाह उपलब्ध नहीं है, तो गवाहों निकाह के समय गवाह माने शहादत यानी विटनेस, तो सुन्नी विधि के अंतर्गत विवाह के समय गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य मानी गई है। तो जो गवाह होंगे सुन्नी विधि के अंतर्गत, तो इसमें 2 चीज छुपी है, इन एब्सेंस ऑफ विटनेस एंड कैपेसिटी भी छुपी हुई है कि गवाह भी होने चाहिए और सक्षम भी होने चाहिए। कैसे? तो गवाह होने चाहिए सुन्नी विधि में और सक्षम होने चाहिए। तो क्या हो? मुस्लिम हो, मेल हो, मेजर हो, साउंड माइंड हो। गवाहों की शख्सियत देखें, गवाह हो तो कौन हो? मुस्लिम हो, मेल हो, पुरुष हो, मेजर हो, और मेजर हो तो मुस्लिम विधि में जो एज ऑफ मेजोरिटी है, आप 2 तरह से देख सकते हैं, एज ऑफ मेजोरिटी अंडर स्टैट्यूटरी लॉज एंड पर्सनल लॉ। व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत जो एज ऑफ मेजोरिटी है तो 15 साल है यहाँ पर मुस्लिम विधि के अंतर्गत, या एज ऑफ प्यूबर्टी है, और स्टैट्यूटरी लॉज में 18 साल होती है। लेकिन इस प्रयोजन के लिए जो एज ऑफ मेजोरिटी है वो 15 साल है। तो मुस्लिम हो, मेजर हो, मुस्लिम, मेल, मेजर और साउंड माइंड होना चाहिए, यानी स्वस्थ चित्त होना चाहिए। तो एक गवाह तो हो ही हो, तो गवाह के साथ में क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है उसकी? कैपेसिटी,
MMMSM, मुस्लिम, मेल, मेजर है और साउंड है। फिर मेल है तो उसका नंबर ऑफ कितने होने चाहिए, तो संख्या लिखिए 2 होने चाहिए। तो गवाह की संख्या क्या है, 2 होनी चाहिए। तो ये पहला एक ऐसा विवाद जो सुन्नी विधि के अंतर्गत आता है कैटेगरी में। वो रिक्वायरमेंट इसकी जो है विधिक विवाह की निकाह की, वो कहता है कि गवाह होने चाहिए। तो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। फिर कौन हो वो, मुस्लिम हो, चूँकि पर्सनल लॉ मुस्लिम लॉ है, मेजर मुस्लिम, मेजर, मेल, साउंड में, चारों आप देख सकते हैं कैटेगरीज में। और यहीं पर अब अनियमित क्यों होगा विवाह, और यहाँ पर एक फिक्शन है जहाँ 2 मेल नहीं है, जहाँ पर 2 पुरुष नहीं है, वहाँ पर देखिएगा एक कयास का एग्जाम्पल है, सोर्स का कयास का एक एग्जाम्पल है। कि अगर मेल 2 होने चाहिए, अगर 2 पुरुष गवाही के विवाह के समय गवाह देने के लिए नहीं है, तो 1 मेल प्लस 2 फीमेल इक्वल टू 2 मेल के बराबर, 2 पुरुष के बराबर मान ली जाएगी। अगर एक कौन है, पुरुष है, और 2 महिलाएं हैं, इनका कोरम जो बन जाएगा 2 मेल के बराबर बन जाएगा। किंतु याद रखिएगा कि कभी भी अगर 1 मेल नहीं है तो 2 फीमेल प्लस आप 2 फीमेल अगर बनाना चाहें इक्वल टू 2 मेल, ये संयोजन गलत हो जाएगा, ये संयोजन गलत हो जाएगा, इसकी मान्यता नहीं है। केवल क्या है, 1 मेल है तो 2 फीमेल मिलकर 2 मेल के बराबर मान ली जाएंगी। तो मुस्लिम हो, मेजर हो, साउंड माइंड हो, मेल हो, 2 हो, तो इनका विवाह के समय गवाही विधिमान्य होगी। अगर यहीं पर या तो वह अनुपस्थित है ही नहीं, अगर हैं तो फिर वो या तो मुस्लिम नहीं है, या मेजर नहीं है, या साउंड माइंड नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, विवाह जो उसमें किया गया है वो फासिद देखिए होगा, क्यों, उसमें शुभा उत्पन्न हो गया, डाउट हो गया, तो अनियमित विवाह हो जाएगा। इसका मतलब कैसे है कि इसे नियमित किया जा सकता है विवाह के पश्चात काबीनामा में उन गवाहों के नाम दर्ज करके, या विवाह मैरिज बाद में आफ्टर मैरिज कंज्यूम हो जाती है, तो ये विवाह जो फासिद था, इसका जो अनियमितपन था वो खत्म हो जाएगी, जो अनियमितता थी वो खत्म हो जाएगी और ये बिकम्स रेगुलर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये विवाह विधिमान हो जाएगा, इसलिए फासिद है। तो पहला हो गया गवाहों की अनुपस्थिति। दूसरा, प्लूरल मैरिजेस, 4 से अधिक पत्नी, यानी 5वीं पत्नी। मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक मुस्लिम 4 की संख्या तक पत्नी को विधि मान्यता देता है, किंतु 4 से अधिक अगर पत्नी है, 5वीं पत्नी है, तो उसे क्या समझा जाएगा, ये विवाह को 5वीं पत्नी से किया गया विवाह, जो 4 है उनसे नहीं, जो 5वीं पत्नी से किया गया विवाह है, 1 2 3 4 यहाँ तक तो वैलिड है। जैसे 5वीं पत्नी से विवाह किया, ये विवाह फासिद हो जाएगा, किंतु सुन्नी विधि के अंतर्गत होगा, शिया विधि के अंतर्गत ऐसा विवाह शून्य होगा। और एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना भूल गया था कि गवाहों की जहाँ अनुपस्थिति लिखी थी, ये विवाह तो सुन्नी विधि के अंतर्गत तो अनियमित था, किंतु शिया विधि में गवाहों की आवश्यकता होती नहीं है, इसलिए शिया विधि में ऐसा विवाह विधिमान्य होगा। शिया विधि में ऐसा विवाह, गवाहों के अनुपस्थिति में किया गया विवाह विधिमान्य होगा। वहाँ पे नोट कर लीजिएगा पहले कि गवाहों की उपस्थिति केवल सुन्नी विधि में मानी गई है, शिया विधि में नहीं। तो इसलिए यहाँ विवाह तो फासिद हुआ था, लेकिन शिया विधि में जब कोई इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो उसका विवाह विधिमान्य यानी वैलिड सही रहेगा।
और यहाँ 4 पत्नी की बात, जहाँ 5वीं पत्नी की बात की, दूसरे कंडीशन है 5वीं पत्नी से किया गया विवाह क्या होता है, सुन्नी विधि के अंतर्गत फासिद होता है। और शिया विधि के अंतर्गत चूंकि रोक लगाई गई है, तो ऐसा विवाह 5वां पत्नी से किया गया विवाह बातिल या जुर्म होता है। तो सुन्नी ला में और शियत ला में बातिल हो जाएगा 5वीं पत्नी से किया गया विवाह, सुन्नी विधि में फासिद रहेगा। फासिद इसलिए है कि हो सकता है कि वो इसमें से किसी एक को तलाक दे दे, तो संख्या कम हो जाएगी, ये 4 में आ जाएगी, इसलिए नियमित हो जाएगा। या दूसरा, ऊपर वाला दया कर दे, किसी की डेथ हो गई इसमें, तो मृत्यु की दशा में भी वो संख्या कम हो जाएगी, तो ये वैलिड हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में दूसरा विवाह है प्लूरल मैरिजेस, ऐसा विवाह भी फासिद विवाह की श्रेणी में आता है। तीसरा, अवैध संयोग, इसको देख लीजिएगा, इसको मैरिज की कंडीशन में डिस्कस करेंगे। अवैध संयोग संक्षेप में देखिए कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत यह रोक लगाई गई है कि कोई मुस्लिम 2 सगी बहनों से, 2 रियल सिस्टर से मैरिज नहीं कर सकता है, 2 रियल सिस्टर से मैरिज नहीं कर सकता, या ऐसे ही जिनमें संबंध उत्पन्न होते हों उनमें विवाह नहीं कर सकता है। तो अगर वो करेगा तो अवैध संयोजन माना जाएगा, इल्लीगल कंजंक्शन माना जाएगा, और ऐसा विवाह सुन्नी विधि में फासिद हो जाएगा। और शियत ला में ऐसा विवाह वाइड हो जाएगा, बातिल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इस नियम का कठोरता से पालन किया गया है। तो अब 2 सगी बहनों से किया गया विवाह सुन्नी विधि में फासिद होगा, शिया विधि में बातिल हो जाएगा। चौथा, इद्दत की अवधि में, ये इद्दत का जो चैप्टर है ये मैरिज के साथ अभी सेकंड में मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पर खाली देख रहे थे कि फासिद विवाह में कौन कौन से विवाह आते हैं। तो इद्दत की अवधि बिताती हुई कोई स्त्री है, इद्दत को संक्षेप में यहाँ जान सकते हैं। इद्दत का मतलब होता है काउंटिंग करना, गणना करना। और इद्दत एक महिला उस समय अवधि बिताती है एकांतवास की जब उसकी मैरिज डिसॉल्व हो जाती है, या तो डिवोर्स के द्वारा या डेथ के द्वारा। तो यानी एक विवाह की समाप्ति और दूसरे विवाह के शुरुआत के बीच का ये इंटरवल है। आमिर अली कहते हैं कि ये इन दोनों विवाहों के बीच का एक इंटरवल है। तो वो अवधि जो होगी डिवोर्स के मैटर में और डेथ के मैटर में अलग अलग होती है। इसे जो विवाह की शर्तों के साथ में देखेंगे। यहाँ पर इद्दत की अवधि अगर कोई बिता रही है तो उस दौरान अगर उसके साथ विवाह किया गया है तो ऐसा विवाह सुन्नी विधि के अंतर्गत फासिद होगा, और शिया विधि के अंतर्गत ऐसा विवाह बातिल हो जाएगा। यानी इद्दत की अवधि बिताते हुए स्त्री से किया गया विवाह फासिद होगा, क्योंकि जब इद्दत की अवधि समाप्त हो जाएगी तो पुनः विवाह नियमित किया जा सकेगा। लेकिन शिया विधि के अंतर्गत ऐसा विवाह बातिल होगा। अंतिम, धार्मिक इंटर रिलीजियस मैरिज, धार्मिक विभिन्नता इंटर रिलीजियस। अगर कोई सुन्नी गैर मुस्लिम से स्त्री से निकाह करता है तो ऐसा निकाह फासिद होगा, और दूसरी ओर शिया विधि के अंतर्गत ऐसा भी निकाह बातिल होगा। इसको विस्तार में विवाह की शर्तों के साथ में देखेंगे। यहाँ पर 5 कैटेगरीज में आपने क्या देखा कि फासिद विवाह कौन से हैं, जो भ्रम पैदा करते हैं, अनियमित हो जाते हैं, लेकिन उन्हें बाद में नियमित किया जा सकता है। ऐसे विवाह सुन्नी विधि के अंतर्गत जो हैं फासिद होंगे। शिया विधि में ऐसे विवाह या तो शून्य होंगे या सही होंगे, फासिद नहीं होंगे। उनमें पहली कैटेगरी में था गवाहों की अनुपस्थिति में किया गया विवाह, 4 से अधिक पत्नियां प्लूरल मैरिजेस, अवैध संयोग अनलॉफुल कंजंक्शन, और इद्दत की अवधि
ऑब्जर्वेशन पीरियड बिता रही है इद्दत की अवधि में, कोई महिला उसके साथ किया गया विवाह और धार्मिक विभिन्नता में किया गया, ये सारे विवाह फासिद की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पर आपने देखा पहले चैप्टर में कि विवाह का वर्गीकरण और उनका प्रभावशीलता। नेक्स्ट लेक्चर में निकाह उसके तत्वों का वर्णन किया जाए।